गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर वीडियो ऑफ दिस मैसिव चैप्टर। ओके, दिस इज लेक्चर 42। टाइटल है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन। सो देखिए, ये दो अलग अलग सेक्शन हैं एनसीईआरटी में, बट इतने छोटे ही हैं इसलिए मैंने दोनों को क्लब कर दिया और हम आज इसे फाइनलाइज कर देंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस: Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. अब इस पे ध्यान देना, सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। जस्ट लाइक राइबोसोम, इसके और इस ऑर्गेनल में बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखिए, दो सिलेंडर्स की बात हुई थी, ये बैरल शेप्ड हैं एंड इस अरेंजमेंट को कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्रीज पे एक दूसरे से अरेंज्ड हैं एंड ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसे कहा जाता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये काफ़ी डेंस होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा सर्कुलर शेप लेता है, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे एक मेम्ब्रेन वेसिकल है, बट एक्चुअली कोई मेम्ब्रेन इसमें होती नहीं है। सो इसमें दो बैरल शेप्ड सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, एंड दिस रीजन इज मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो सेंट्रियोल्स के चारों तरफ है इसीलिए इसे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। सो देखिए, इसके थ्रू यहाँ पर गामा ट्यूबुलिन रिंग होती है, तो उसके थ्रू ट्यूबुलिन पॉलीमराइज की जाती है। सो देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होकर के अलग अलग उन्होंने साइट बनाई है एंड वहाँ से उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक्सटेंड किया है। तो एक नॉर्मल जो सेल हमारे, जब हम, हमारा ओरिजिन कहाँ से होता है, वी आर जाइगोट। Once upon a time we all were just one single cell, zygote. अब ये सेल डुप्लीकेट होके एक और सेल बना, ओके, राउंड सेल, एंड उसके बाद जब वो डिफरेंशिएट हुआ, न्यूरॉन बना, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ने उनको ऐसा शेप, न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक शेप है, वो शेप माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से आया है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सभी सेल्स में सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होता है एंड माइक्रोट्यूब्यूल फिर सेल को वो शेप देता है जो फाइबर एक्सटेंड हुआ है। ओके, तो ये भी एक रीज़न है कि ये दो सेक्शंस को मैं एक साथ क्यों कवर कर रही हूँ, दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम एंड स्पेसिफिकली सेंट्रियोल्स। So both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. So cartwheel का क्या मतलब होता है? ये देखिए, ये जो रथ कहते हैं ना, तो रथ का जो पहिया होता है उसे कार्टव्हील कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, तो इसमें आपको ऐसा व्यू दिखेगा, तो वही कार्टव्हील अपीयरेंस है। सो देखिए इसको, इसके हम एक एक यूनिट को विजुलाइज करते हैं। ये ऐसे ट्रिपलेट हैं जो कि पेरिफेरल ट्यूब्यूल बनाएंगे, देन एक और, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो 9 आपके पास पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं। ओके, देन सेंटर में ये सेंट्रल हब है, फिर ये है रेडियल स्पोक्स जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करते हैं, एंड पेरिफेरल ट्रिपलेट्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वाया लिंकर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, cartwheel arrangement. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल है, उसमें जो मोनोमर यूनिट है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, तो इसलिए मैंने वो 3 आपको डॉट्स दिखाए थे। सो देखिए, ये है पेरिफेरल फाइब्रिल और जो कि ट्रिपलेट्स में होते हैं।
द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। सो ये जो लिंकेज है इसके बारे में बात हो रही है। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and is called hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. So ये hub and ये radial spokes. So अभी आप इसके साथ कंपेयर कीजिए जो हमने कल पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको डबलेट्स दिखते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट्स हैं। पेरिफेरल डबलेट्स, यहाँ पर पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। देन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज। तो यहाँ पर आप इसे सिंगलेट कहेंगे। ये दोनों जुड़े एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, डबलेट जैसे नहीं है, ये अलग अलग हैं एंड इनके बीच में ये कनेक्शन है ब्रिज का। एंड बाहर सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड टू शीथ बाय रेडियल स्पोक। तो यहाँ पर भी रेडियल स्पोक्स हैं और इसमें भी रेडियल स्पोक्स हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 9+2 एरे। इसको हम 9+1 नहीं कहेंगे, याद रखना, इसे कार्टविल कहते हैं। सो ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट, अभी सेंट्रियोल्स का रोल क्या है? सेंट्रियोल्स फॉर्म basal body of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division। तो ये आप नोट करना, 3 इसके functions हैं। It forms the basal body of cilia, flagella and it also forms spindle fibers। So अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो आपको कहना होगा कि दोनों ही सेम है, स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है, बट लोकेशन उनकी डिफरेंट है। सेंट्रियोल्स आपको कहाँ दिखेंगे? सेंट्रोजोम में, जो कि सेंट्रियोल, जो कि आपने ऐसा भी देखा था ना, पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल एंड यहाँ पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज सेंट्रोजोम। तो यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं तो इनको हम सेंट्रियोल नाम देंगे। बट यही स्ट्रक्चर जब बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में है तब उनका नाम हो जाता है बेसल बॉडी। ओके, तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लोकेशन अलग है, इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो सेंट्रियोल्स ये फॉर्म करते हैं माइटोटिक apparatus एंड दिस विल इन टर्न हेल्प इन सेपरेटिंग द क्रोमोसोम। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। देन बेसल बॉडी फ्लैजेला एंड सीलिया के बेस में देखी जाती है। तो फ्लैजेला के केस में हम स्पर्म का एग्जाम्पल समझेंगे एंड सीलिया में ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड सेल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स। सो देखिए ये स्ट्रक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये नेक रीजन है, तो यहाँ सेंट्रियोल होते हैं एंड वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हेल्प करता है स्पर्म की मोटिलिटी में। ओके, तो फ्लैजेला का अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो होगा 9+2 एरे। लेकिन जो सेंट्रियोल यहाँ पर है उनका स्ट्रक्चर होगा कार्टविल स्ट्रक्चर। सो देखिए ये है, इतना पार्ट है, ये है बेसल बॉडी जिसके अंदर आपको कार्टविल स्ट्रक्चर दिखेंगे, ट्रिपलेट्स दिखेंगे, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। लेकिन ये जो रीजन एक्सटेंड होता है, ओके, फ्लैजेला रीजन, दैट विल हैव 9+2 अरेंजमेंट। तो इसको कहते हैं, फर्स्ट वाले को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बनता है वो डिस्टल सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लेटर जब क्लीवेजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसमें ये रोल प्ले करेगा। फिलहाल ये टेल बनाने में ओनली डिस्टल सेंट्रियोल अपना रोल प्ले करता है। नाउ इन द केस ऑफ सीलिया, ये सीलिया हम कहाँ देखेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल है सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब है उसके जो सेल्स हैं वो सीलिएटेड होते हैं। तो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होगी ओव्यूलेशन में, वो ट्रैवल करेगी विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट विच इज क्रिएटेड बाय दी सीलिया। देन सीलिया इज ऑल्सो सीन इन ब्रोंकियोल्स। सो ये है कंडक्टिंग पार्ट। तो यहाँ पर आपको देखिए ब्रोंकाई बहुत फाइन ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। ओके,
इनिशियल ब्रोंकियोस एंड टर्मिनल ब्रोंकियोस। तो ये ब्रोंकियोस के जो सेल्स हैं उनमें होती हैं सीलिया। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ से एंटर किया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सीलियरी एक्शन से उसको अपवर्ड थ्रो किया जाएगा ताकि अंदर एल्व्यूलाई डैमेज ना हो। तो इससे रिलेटेड मैंने जस्ट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट रखा है कि कोविड के टाइम पे इतना सिवियर क्यों होते थे लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि जो सार्स कोरोना वायरस है वो कॉम्प्रोमाइज करता है सीलियरी एक्शन। ओके, तो इस इमेज से आपको समझ में आएगा ये जो सीलिया हैं प्रोजेक्टेड इन द ब्रोंकियोस, इस पे वो कोरोना वायरस अटैक करता है, तो इट कॉजेज रिट्रैक्शन ऑफ सीलिया। ओके, अब अगर सीलिया ही नहीं रहेंगे तो देखिए कितने ससेप्टेबल हो जाते हैं एल्व्यूलाई। एंड क्योंकि तब तक अपना इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, तो ये एक्चुअली अगर आपने इस दौरान अपनी केयर की एंड इन्फेक्शन और एनी डस्ट कंटेमिनेशन इससे को प्रिवेंट किया और रेस्ट किया एंड जो भी आपको कोविड के टाइम पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे उसको फॉलो किया, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी एंड सीलिया फिर से रीजनरेट होते हैं इन 6 to 14 days। इसलिए कहा जाता है कि रिकवर हो जाते हैं कोविड से। बट क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो भी डॉक्टर्स कहते हैं प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो उस वजह से ये जो टाइम है जब वो प्री डिस्पोज्ड हैं, जब सीलिया वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने डॉक्टर की बातें सुनी और यहाँ पर अपना प्रिकॉशन अच्छे से ले लिया, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, सीलिया भी रीजनरेट हो जाएंगे एंड दीज पीपल कैन रिकवर। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रोसोम, सेंट्रियोस एंड बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। बहुत छोटा सा ये सेक्शन है। देखिए, एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ, ये तीन नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन आप याद कर लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का रोल क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड मोटिलिटी। सो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल आपको ये याद रखना है कि ये 25 नैनोमीटर्स होते हैं, हॉलो सिलेंडर है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कलर में आपको बीड्स दिख रहे हैं। सो दोज आर द यूनिट्स, ट्यूब्यूलिन यूनिट्स, अल्फा एंड बीटा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पॉलीमराइज होंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी एंड डीपॉलीमराइज होंगे तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये कंट्रोल किया जाता है MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो कि सेंट्रोसोम में होते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, रोप लाइक परमानेंट स्ट्रक्चर। तो ये पॉलीमराइज एंड डीपॉलीमराइज नहीं होते, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि दे लैक पोलैरिटी। तो इसका डायमीटर आप याद रखना अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर है। तो माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर थे, ये इंटरमीडिएट 10 है। अब जो माइक्रो होंगे वो इससे भी छोटे होंगे। तो यहाँ पर डायमीटर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 7 नैनोमीटर। सो मसल में जो एक्टिन होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ जी एक्टिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर एक्टिन। सो ये जो आपको ग्लोबुलर यूनिट्स दिख रहे हैं ये पॉलीमराइज होंगे एंड ये एक फिलामेंट फॉर्म करेंगे, इसलिए जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। ओके, याद रखना एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन्स। जी एक्टिन्स आर ग्लोबुलर, एफ आर फिलामेंटस। अब इस टॉपिक पे बेस्ड हम PYQs अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट वन, solid linear cytoskeletal element having diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are known as, तो 6 नैनोमीटर है तो ये माइक्रोफिलामेंट हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन 2 इज द आंसर। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, सो बैक्टीरिया में मूवमेंट में फ्लैजिला हेल्प करता है। सीलिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ये आप याद रखना, फ्लैजिला ही हेल्प करेगा मूवमेंट में। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ओके, तो अभी आप देखिए माइक्रोट्यूब्यूल आपको सीलिया फ्लैजिला में दिखेंगे लेकिन पेरोक्सीजोम्स में नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स में हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन सेंट्रियोल्स में भी हैं, सीलिया में है। सो वी हैव द आंसर, ऑप्शन 2 आंसर है।
यहाँ पे देखिए क्रोमैटिन रॉन्ग है, एंड यहाँ पर सेंट्रोसोम न्यूक्लियोसोम दे दिया है। तो सेंट्रोसोम से रिलेटेड वर्ड है, तो कोई अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए। तो ये रॉन्ग है, न्यूक्लियोसोम ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। सो ऑप्शन 2 इज द आंसर। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? तो cytoskeleton will help in motility. So आप वो पैराग्राफ याद कीजिए। Cytoskeleton are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape. तो यहाँ पर इन तीनों में से ये ऑप्शन है मोटिलिटी। सो देखिए ऐसे वाले केस में जितने भी आप अगर एनसीईआरटी में फंक्शंस मेंशन्ड है ना, तो उसको आप डिस्टिंक्टली याद करना, क्योंकि उसी पे बेस्ड ऐसे ऑप्शंस बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। काफ़ी टाइम लगा है, मैंने इंडिविजुअली हर सेक्शन को कवर किया है। तो 4 हो गए हैं अब तक चैप्टर्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सेल डिविजन। तो ये मैं अपलोड करूँगी ऑन मंडे। तो 2 दिन का ब्रेक लेकर के, और जितने भी हैं इसको आप रिवाइज कीजिए, एंड मंडे से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड।